हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि विज्ञान में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था। जो तीसरा लेसन है, ठीक है, बुक के अंदर वो तीसरा लेसन है और ऐसे दूसरा लेसन है क्योंकि सिलेबस कोरोना के कारण कम हुआ है। ठीक है, ये हमारे इस लेसन का 9वां और आखिरी पार्ट है, हो सकता है आखिरी पार्ट। देखिए, इस लेसन में पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था अम्लीय मृदा के प्रभाव, लवणीय मृदा अपन ने एक टॉपिक शुरू किया था। ठीक है, लवणीय मृदा क्या होती है, किस कारण, क्या चीजें होने के कारण वो लवणीय मृदा कहलाती हैं, इन लवणीय मृदा का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन ने पढ़ा था। अब अपन पढ़ते हैं लवणीय मृदा का प्रबंध कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, लवणीय मृदा का प्रबंध अगला हमारा टॉपिक है लवणीय मृदा का प्रबंध। किस प्रकार से हम लवणीय मृदा का प्रबंध कर सकते हैं, अर्थात मैनेजमेंट, प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है, उपाय क्या है लवणीय मृदा को कम करने का, लवणीयता को कम करने का। पहला उपाय है खुरचना। ठीक है, पहला जो उपाय है वो है खुरचना। पहला उपाय है खुरचना। सॉरी, ये भौतिक प्रक्रिया में आता है जिसमें सिर्फ भौतिक साधनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको भौतिक उपाय में लेते हैं। पहला उपाय है वो है खुरचना। पहला उपाय क्या है? खुरचना, किसी प्रकार से उसको खुरचना। खुरचना पहला उपाय खुरचना। जैसे अगर कि परत बन गई है पानी के साथ जो भी लवणीय पदार्थ है, पानी खेत में भरे रहने के बाद पानी जल में अंदर की तरफ सोख लिया गया है या फिर वाष्पीकरण होकर ऊपर की तरफ उड़ गया है, तो पीछे जो लवणीय पदार्थ था वो मिट्टी की सतह पर जम जाता है। तो उसको अलग करने के लिए हम अन्य खुरपी या इन साधनों द्वारा क्या करते हैं? खुरचते हैं। ठीक है, जिससे वो लवणीय परत को हम हटा देते हैं। दूसरा है बहाना, लवणों को बहाना। दूसरी है लवणों को बहाना। लवणों को बहाने का मतलब है कि हाँ, जो भी लवण पदार्थ मिट्टी में एकत्रित हो गए हैं उसको पानी के साथ क्या कर दें? पानी भर के फिर उस पानी का निकास करके, खेत से निकास करके, जैसे ही अपन पानी भरेंगे खेतों में, जमीन में, मृदा में, तो क्या होगा? सारा लवण उस पानी के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, मिट्टी में उपस्थित जो लवण होगा वो पानी में घुल जाएगा और फिर पानी को अपन खेत से बाहर निकाल देंगे तो वो लवण भी क्या होंगे? उन पानी के साथ मिलकर घुलकर बाहर निकल जाएंगे। फिर निकाल, तीसरा है निकाल। भौतिक स्वरूप में ये तीसरा है निकाल। निकालन में हम क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं? लवणों को विलय करके पौधों की जड़ क्षेत्र से दूर ले जाया जाता है, नीचे ले जाया जाता है। जैसे ही अपन मिट्टी में जो लवण है उसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने से क्या होता है? सारे लवण उस मिट्टी में घुल जाते हैं। मिट्टी में जो लवण घुल जाते हैं, घुलने के बाद क्या करते हैं? वो मिट्टी द्वारा वो पानी सोख लिया जाता है, तो पानी के साथ साथ लवण भी सोख लिए जाते हैं और वो जो पौधे की जड़ क्षेत्र होता है उससे नीचे की तरफ चले जाते हैं। जब पौधे का जो जड़ क्षेत्र, जहां तक जड़ें फैली होती है, वहां से भी पानी नीचे चला जाता है, तो पानी, वो लवणों वाला पानी जो होता है वो क्या होता है? पौधे को प्राप्त नहीं होता है, पौधे की सीमा में नहीं रहता है। इसमें इसमें लवणों को जल में विलय करके पौधे की जड़ क्षेत्र से
नीचे ले जाते हैं, जड़ क्षेत्र से नीचे ले जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए भौतिक उपाय। अब रासायनिक उपाय अर्थात किन किन पदार्थों को मिलाकर अपन लवणीय मृदा की लवणीयता को कम किया जा सकता है। तो दूसरा है रासायनिक पदार्थ, रासायनिक उपाय। रासायनिक उपाय क्या है? रासायनिक उपाय में पहला है क्षारीय मृदाओं में अपन क्या करते हैं, क्षारीय मृदाओं में सोडियम को अन्य धनात्मक आयंस द्वारा मृदा सतह से हटाने के काम में लिया जाने से रसायन मृदा का सुधारक कहलाता है। जो सोडियम होता है वो क्या करता है, अन्य, अब सोडियम क्रियाशील होता है, ठीक है, जिससे वो क्या करता है, वो अन्य जो भी धनात्मक आयन होते हैं उनकी जगह ले लेता है, उनको हटाकर वहां खुद लग जाता है, जिससे मिट्टी का सुधार होता है। इसलिए सोडियम को मिट्टी का मृदा सुधारक कहा जाता है। तो विनिमय, ये पहला है विनिमयशील सोडियम को अन्य धनात्मक आयंस द्वारा मृदा सतह से हटाने के लिए काम में लिए जाने के कारण सोडियम मृदा सुधारक कहलाता है। मृदा सुधारक मृदा का सुधारक कहलाता है। दूसरा है जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम, अब जिप्सम क्या होता है? जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम, जिप्सम के अंदर जो कैल्शियम पाया जाता है वो मृदा कणों पर उपस्थित विनिमयशील विस्थापित जो अन्य कण होते हैं उनको विस्थापित करके उसके स्थान पर कैल्शियम आयंस को स्थापित कर देता है, ठीक है। तो देखिए अगला है हमारा, ये पहला था इसमें, ठीक है। दूसरा, अब मृदा क्या जिप्सम, अब जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम क्या करता है, मृदा कणों पर उपस्थित विनिमयशील जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम, जिप्सम में उपस्थित कैल्शियम मृदा में विलय सोडियम Na किसको बोलते हैं, सोडियम को, सोडियम को विस्थापित कर देता है। कैल्शियम क्या करता है, सोडियम को हटा देता है। अगला है, तो कैसे करता है, Na2 की जगह क्या आ जाता है, Ca। जब Na सोडियम, अब देखिए
मृदा में मिला हुआ है Na सोडियम, ठीक है, प्लस उसमें अपन मिलाते हैं कैल्शियम सल्फेट जिसे अपन जिप्सम कहते हैं। जिप्सम मिलाते हैं तो क्या बनता है कि सोडियम वहां से हट जाता है और कैल्शियम वहां चला जाता है, तो कैल्शियम अलग हो जाता है और सोडियम आके इस सल्फेट से जुड़ जाता है तो बनाता है Na2SO4, ठीक है। तो कैल्शियम वहां जाके जुड़ जाता है तो जो क्षारीयता का पदार्थ सोडियम होता है वो क्या होता है, वहां से हट जाता है। सोडियम लवणीयता उत्पन्न करने वाला जो सोडियम होता है वो वहां से हट जाता है, जिससे क्या होता है, लवणीयता कम हो जाती है। अगला चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलाने पर, अब चूना पत्थर को कहाँ उपयोग में लिया जाता है, खास बात यह है कि जिस मृदा की पीएच 8 से कम हो, पीएच का मान 8 से कम हो, वहां पर चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर जिस मृदा का पीएच 8 से कम हो वहां चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उपयोग अपन करते हैं किसका, चूना पत्थर का उपयोग करते हैं। कहाँ, जहां मिट्टी, जिस मिट्टी की पीएच 8 से कम हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। हर एक मिट्टी में अपन चूना पत्थर का उपयोग नहीं कर सकते हैं कि कैसी भी मिट्टी है ले जाके चूना पत्थर डाल दिया तो इसकी लवणीयता कम हो जाएगी, नहीं, ठीक है। जिसकी पीएच 8 से कम हो और 8 से अगर ज्यादा होगी तो चूना पत्थर डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सोडियम प्लस CaCO3, ठीक है, ये चूना पत्थर का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या होता है, कैल्शियम अलग हो जाता है NaCO3, ये बनता है इस प्रकार से Na2CO3 बनता है। अगला है अपन पायराइट्स, FeS अर्थात आयरन सल्फेट। पायराइट्स किसे बोलते हैं, आयरन सल्फेट को बोलते हैं। चौथा है अपन पाइराइट्स अर्थात FeS मिलाते हैं तो क्या होता है, देखिए 2FeS2 प्लस 7O2 ऑक्सीजन, अर्थात पायराइट्स के साथ ऑक्सीजन मिली, ऑक्सीजन प्लस 2H2O अर्थात पानी मिला, तो क्या रिएक्शन होती है, किस प्रकार से मिलता है, तो देखिए क्या बनता है, 2FeSO4 प्लस H2SO4 बनता है। इसकी क्रिया से ये बनता है, H2SO4 बनता है। फिर H2SO4 क्या करता है, H2SO4 प्लस किससे क्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर से क्रिया करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से क्रिया करने पर CaSO4 बनता है प्लस CaSO4 अर्थात कैल्शियम सल्फेट बनता है और बनती है साथ में पानी और एक गैस निकलती है CO2। कौन सी गैस, CO2 गैस निकलती है। ये जब कैल्शियम सल्फेट किससे क्रिया करता है, कैल्शियम सल्फेट क्रिया करता है सोडियम से क्रिया करता है, तो क्या करेगा, सोडियम को वहां से हटा देगा और कैल्शियम चला जाएगा, ठीक है। तो बनता है कैल्शियम प्लस Na2SO4, ये चीज बनती है। अगला, ये तो हो गई रिएक्शन किसकी, अपने रासायनिक प्रभाव की। ये चीजें अपन मिलाकर क्या कर सकते हैं, लवणीयता कम कर सकते हैं, मिट्टी की लवणीयता कम कर सकते हैं। अब मृदा प्रबंधन के उपाय भी कुछ और हैं। अब नॉर्मल से उपाय है जो अपने अपने खेत में कर सकते हैं, कौन से, देखिए पहले स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
रासायनिक उपाय अपन ने पढ़ लिए। अब देखते हैं मृदापर्दन के उपाय। ये तो अपने भौतिक उपाय अपन ने पढ़ ले, खुरचना उरचना करके। रासायनिक पदार्थ कौन से मिलाकर अपन कर सकते हैं, रासायनिक उपाय पढ़े। अब मिट्टी को किस प्रकार से, मिट्टी के अंदर भी कुछ क्रियाएं कर कर भी अपन क्या कर सकते हैं, लवणीयता को कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए मृदा प्रबंधन के उपाय। तीसरा है मृदा प्रबंध उपाय। मिट्टी में कुछ क्रिया करके मिट्टी की लवणता अपन कम कर सकते हैं। पहली क्रिया, ठीक है, खेत की तैयारी एवं जुताई। पहली क्रिया होती है खेत की तैयारी एवं जुताई। खेत की तैयारी एवं जुताई करके भी अपन क्या कर सकते हैं, मिट्टी की तैयारी, लवणता को कम कर सकते हैं। पहली चीज तो खेत की तैयारी में अपन क्या करें, खेत को समतल बनाना। पहली चीज खेत को बिल्कुल समतल बनाना, ठीक है, जिससे क्या होती है, मिट्टी के जो अंदर वाली परतें होती है लवणों की जमी हुई, वो क्या करती हैं, टूट जाती हैं। और जुताई तभी करना जब उपयुक्त वहां पर नमी हो। उपयुक्त नमी होने पर ही क्या करनी है, जुताई करनी है। तो पहली चीज, खेत को समतल बनाना, ठीक है। दूसरी चीज, खेत को समतल बनाना, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरी चीज जुताई जुताई उपयुक्त नमी होने पर करना। जुताई कब करना, जब खेत की मिट्टी में उपयुक्त नमी हो, तभी अपन को जुताई करनी चाहिए। फिर बुआई की विधि। बुआई की विधि अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है बुआई की विधि, ठीक है। बुआई की विधि उपयुक्त होनी चाहिए। बीज कैसे बोने हैं। अब बीज की मात्रा पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कैसे बीज की जो मात्रा होती है वो सामान्य दर से हमें क्या करनी है, 15 से 20% अधिक रखनी है, क्योंकि लवणता से कुछ बीज खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बीज अपन नॉर्मल स्थिति में जिस प्रकार से बीजों को बोते हैं, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ ज्यादा रखनी, 15 से 20% ज्यादा रखनी, जिससे एक्स्ट्रा बीज वहां पर बड़े होते। एक आध बीज अगर वहां पर खराब हो गया तो वो जगह खाली नहीं रहेगी, उस जगह पर जो एक्स्ट्रा बीज अपन ने डाला है वो अंकुरित हो जाएगा और वहां पर फसल की वृद्धि होगी, ठीक है। बीज की मात्रा देखिए, बीज की मात्रा सामान्य दर से 15 से 20% अधिक रखना, ठीक, अधिक रखना। फिर सिंचाई किस प्रकार से की जानी चाहिए। चौथा है सिंचाई से भी लवणीयता को कम किया जा सकता है। सिंचाई कैसे, सिंचाई कौन सी करनी, सिंचाई प्रवाह विधि द्वारा करनी। ऐसा नहीं है ऊपर से छिड़क के छिड़काव विधि या बूंद बूंद विधि, नहीं, प्रवाह विधि, यानी एक कोने से पानी को बाहर छोड़ा जाए, जो धीरे धीरे होता है वो कहाँ जाए, पूरे खेत में फैलता जाए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मिट्टी के ऊपर जो परत, जो घुलनशील लवण होंगे वो क्या करेंगे, मिट्टी पानी के साथ बहते 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 आखिरी कोने में चले जाएंगे, ठीक है। तो सारा और आखिरी कोने में निकास की अच्छी व्यवस्था होगी तो एक्स्ट्रा पानी क्या होगा, वहां पर बाहर चला जाएगा, जिसके साथ लवण भी बाहर चले जाएंगे। या फिर जो कोने में जहां पर आखिरी सिरा होगा खेत का, वहां पर ही वो लवण सब चले
जाएंगे तो वो एक छोटे से हिस्से में सब लवण इकट्ठे हो जाएंगे, तो जो भी फसल एक खराब होगी वो थोड़ी बहुत फसलों पर प्रभाव पड़ेगा, तो वो उसी हिस्से के फसलों पर पड़ेगा, पूरे खेत की फसलों पर नहीं पड़ेगा। देखिए पहली चीज, सिंचाई प्रवाह विधि अधिक लाभप्रद। अधिक लाभप्रद कौन सी है? सिंचाई की जो प्रवाह विधि अधिक लाभप्रद है। ठीक है, अगला है सिंचाई जल्दी जल्दी करना तथा अधिक पानी देना। ठीक है, सिंचाई जल्दी जल्दी और अधिक पानी देना। सिंचाई जल्दी जल्दी व अधिक पानी देना। सिंचाई जल्दी जल्दी करना और अधिक पानी देना। अधिक पानी देने का, जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा? देखो पानी के अंदर अगर अपन सिंचाई करेंगे तो सारे लवण पानी में घुल जाएंगे। ठीक है, घुल जाएंगे तो अगर सिंचाई टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, दूसरी सिंचाई करने से पहले आगे वाली सिंचाई का सारा पानी सूख जाएगा तो परत बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना, हमें जल्दी जल्दी सिंचाई करना, अधिक पानी देना ताकि वो बहकर क्या करे, चले जाए, बहकर चले जाए, खेत से बाहर लवणीय पदार्थ चले जाए। बूंद बूंद सिंचाई विधि भी उपयोगी है, क्योंकि बूंद बूंद में क्या करते हैं, हम पानी को सीधा जड़ों के पास छोड़ते हैं और वो पानी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो लवणों को जड़ों द्वारा ग्रहण करने की संभावना कम हो जाती है। बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयोगी। बूंद बूंद सिंचाई विधि उपयोगी। बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, उपयोगी होती है। फिर कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, पांचवा है कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके अपन कर सकते हैं क्या, कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का उपयोग करके भी अपन क्या कर सकते हैं, अपन लवणीयता को कम कर सकते हैं। जो भी कार्बनिक पदार्थ कौन से, ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित हो। ठीक है, वो अपन उन पदार्थों का उपयोग करके उन पदार्थों को मिट्टी में मिला के, लवणीय मृदा में मिला के लवणीयता को कम कर सकते हैं। फिर लवण प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं। अब लवण प्रतिरोधी किस्मों का अर्थात ऐसी फसलों की जो किस्म होती हैं, ऐसी फसलों का उपयोग करना जो लवणों की मात्रा को सहन कर सके। इस आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कम सहिष्णु, अर्थात जो कम लवणीयता को सहन कर सकते हैं, ज्यादा होगी तो वो भी सहन नहीं कर पाएंगे। एक मध्यम सहिष्णु किस्म की और एक अधिक सहिष्णु किस्म की। तो देखिए लवण प्रतिरोधी किस्मों का चयन। लवण प्रतिरोधी किस्मों का चयन। अब इस आधार पर 3 प्रकार की किस्में होती हैं। कौन कौन सी, देखिए कौन कौन सी। पहली होती है, इसमें पहली है हमारी उच्च लवण सहिष्णु। अब उच्च लवणीयता को भी सहन कर सकती है, ऐसी कौन कौन सी है, जैसे जौ, ढेंचा, चुकंदर, सलजम। इसमें कौन कौन सी आती है, जैसे जौ, ढेंचा, चुकंदर, सलजम। जो ढेंचा, चुकंदर, सलजम
पालक, मूली, दूब घास, पालक, मूली, दूब घास, इनका उपयोग कर सकते हैं हम। ठीक है। दूसरा है मध्यम लवण सहिष्णु, जो मध्यम लवण को सहन कर सकती है, मध्यम लवण को सहन कर सकती है। मध्यम लवण को सहन करने वाली जैसे राई, गेहूं, सरसों, जई, जैसे राई, गेहूं, सरसों, जई, राई, गेहूं, सरसों, जई, धान, ज्वार, बाजरा, धान, जवार, बाजरा, धान, जवार, बाजरा, मक्का, टमाटर, मक्का, टमाटर आदि। ये कुछ फसलें हैं जो क्या करती हैं, मध्यम लवण सहिष्णु होती हैं। कम हो तो भी कम लवणीय मृदा में भी अपन इसको उपयोग ले सकते हैं कि ठीक है, लेकिन अधिक लवणीय में नहीं ले सकते। फिर होता है न्यून, तीसरा प्रकार है न्यून लवण सहिष्णु। न्यून लवण सहिष्णु में क्या होता है, देखिए कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे सेम, मूंग, मूंग, उड़द, चना, सेम, मूंग, उड़द, चना, सेम, मूंग, उड़द, चना, मोट, मटर, भिंडी, मोट, मटर, भिंडी, मोट, मटर, भिंडी, लौकी, सेब, लौकी, सेब आदि फसलों का अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। फिर लवण प्रतिरोधी किस्म की ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। फिर है उचित फसल चक्र अपन मिलाकर ठीक है। और चौथी चीज है इसमें देखिए उचित फसल चक्र। ठीक है, अर्थात फसल ऐसे बोनी कि एक ही प्रकार की फसलें नहीं बोनी खेत में, लगातार अलग अलग प्रकार के बदल बदल के फसलें बोनी चाहिए। फिर आगे है अपना राजस्थान में मृदाएं। राजस्थान में मृदाएं कितनी प्रकार की होती है, तो देखिए ये तो हो गए हमारे लवणीय मृदा के प्रबंध। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे राजस्थान में मृदाएं। अगला जो टॉपिक है राजस्थान में मृदाएं किसके आधार, राजस्थान में मृदाएं जो अभी अपन पढ़ेंगे वो किस आधार पर हैं, वो तथ्य और पीएच मूल्य, पीएच मान के आधार पर, तथ्यों व पीएच मान के आधार पर इसको पढ़ेंगे अपन। पहली मिट्टी है रेतीली, रेतीली की बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली या बलुई मिट्टी। इस मिट्टी की क्या खासियत है वो अपन देखते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में क्या खास बात होती है, देखिए ये पहली बात तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ज्यादातर रेतीली या बलुई मिट्टी। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई
जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रों में ये पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ठीक है, यह अब इस मिट्टी की खासियत क्या है? अंतः स्पंदन और पारगम्यता की दर अत्यधिक, इसलिए जल व पोषक तत्वों का ह्रास होता है। अंतः स्पंदन अर्थात किसी भी पानी को अपने अंदर सोखने, और पारगम्यता अर्थात इस मिट्टी में आर पार जाने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होने के कारण क्या होता है, पानी और पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं और इतने नीचे चले जाते हैं कि पौधे को प्राप्त ही नहीं होते हैं, जिससे क्या होता है, पोषक तत्व और जल का ह्रास होता है। अंतः स्पंदन तथा पारगम्यता की दर, अंतः स्पंदन तथा पारगम्यता की दर अधिक, इसलिए जल व पोषक तत्वों का ह्रास होता है। देखिए अब ये कहाँ पाई जाती है, इसका क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर, राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, तो ये कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, चूरू आदि होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें आप इसका। ये एक मिट्टी तो हो गई, दूसरी मिट्टी है हमारी भूरी रेतीली मिट्टी। दूसरी है हमारी भूरी रेतीली मृदा, भूरी रेतीली मृदा। ठीक, ये कहाँ पाई जाती है? ये भी बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, नागौर, ये कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, ये रेतीली मृदा की अपेक्षा ज्यादा उपयोगी होती है और उपजाऊ होती है। रेतीली मृदा की अपेक्षा ये क्या होती है? ज्यादा उपजाऊ होती है। यह रेतीली मृदा की अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ होती है। तीसरी हमारी मिट्टी है
तीसरी है लाल पीली मृदा। लाल पीली जो मृदा है, ठीक है, लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा में क्या होता है, ये कम उपजाऊ, यह कम उपजाऊ होती हैं। उपजाऊपन के मामले में ये बहुत ही कम होती हैं। इसमें अब क्यों होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और चूने की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट व चूने की मात्रा अधिक होती है। चूने की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अब इस फसल में, अब इस मिट्टी में जो अपनी लाल पीली मृदा है, उसमें कौन सी चीजें बोई जा सकती है, तो उसमें कौन सी चीजें बोई जा सकती है, उसमें देखिए कपास, मूंगफली, मक्का की फसलें बोई जा सकती हैं। इसमें कौन सी, कपास, मूंगफली तथा मक्का की फसलें बोई जा सकती है, बोई जा सकती है, बोई जा सकती है। जैसे उदय, अब ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उदयपुर, ये मिट्टी कहाँ मिलती है, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सिरोही, अजमेर, चित्तौड़गढ़, यहां ये पाई जाती है। ठीक है, चौथी है हमारी मृदा, चौथी मृदा है हमारी। अब सॉरी, इसका पीएच जो होता है, इसका जो पीएच होता है वो 5.5 से 8.5 के मध्य होता है। ठीक है, अगली मृदा है हमारी लाल लोमी मृदा। चौथी मृदा है हमारी लाल लोमी मृदा, लाल लोमी मृदा। ठीक है, इसमें, इस मृदा में जो लौह कण, Fe, आयरन के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लौह कणों के कारण रंग लाल होता है। लौह कणों के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। लौह के कणों के कारण इसका रंग क्या होता है, हमेशा लाल होता है। आगे, पानी अधिक समय तक रहता है, अर्थात पानी नीचे की तरफ सोखता नहीं है, तो पानी सतह पर अधिक समय तक बना रहता है। पानी अधिक समय तक रहता है। ठीक है, इसमें चूना, पोटास, कैल्शियम नहीं, फास्फोरस की कमी होती है, अर्थात कम मात्रा इसमें पाई जाती है। अब ये कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये मिट्टी वहां पाई जाती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़,
चित्तौड़गढ़, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। अगली है हमारी दोमट या कछारी मिट्टी, ठीक है। पांचवी है दोमट या कछारी मिट्टी, दोमट या कछारी मिट्टी। दोमट या कछारी मिट्टी में क्या होता है देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह क्या है, ये कृषि के लिए सर्वोत्तम है, खेती करने के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। कृषि के लिए सर्वोत्तम, खेती करने के लिए क्या है, ये सर्वोत्तम मिट्टी होती है, ठीक है। अर्थात खेती के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे उपजाऊ मिट्टी अपन कह सकते हैं इसको, ठीक है। फिर इसका रंग भी क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। रंग कौन सा होता है, लाल, रंग लाल। अलवर ये कहां पाई जाती है, कौन से क्षेत्र में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, यहां ये पाई जाती है इन क्षेत्रों में, ठीक है। और इसमें सभी फसलें सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, सर्वाधिक उपजाऊ है, इसका मतलब तो हर कोई फसल अपन उगा सकते हैं, ठीक है। छठी है हमारी, छठी मृदा है हमारी काली मृदा, काली मृदा। काली मृदा क्या है, ये उदयपुर और कोटा डिवीजन में पाई जाती है। उदयपुर, कोटा डिवीजन इनमें पाई जाती है, ठीक है। उदयपुर व कोटा डिवीजन में पाई जाती हैं। कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती हैं, सबसे ज्यादा तो इसमें कपास की खेती की जाती है, बाकी कोई भी फसल अपन बोते आ रहा है। सभी फसल सरलता से उगाई, सरलता से उगाई जा सकती है, उगाई जा सकती है। सभी फसलें इसमें सरलता से उगाई जा सकती है, ठीक है। अगली है लाल काली मिश्रित मृदा, जिसमें लाल काली का मिश्रण होता है, ठीक है। सातवीं मृदा है हमारी लाल व काली मिश्रित मृदा, लाल काली मिश्रित मृदा, ठीक है। ये हल्के गठन वाली मृदा होती है, पहले तो हल्का गठन होता है, ठीक है। ये क्या होती है, हल्के गठन वाली मृदा, ठीक है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। इसमें फास्फेट, नाइट्रोजन, कैल्शियम व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। अब कपास मक्का, इसमें कपास मक्का की खेती की जाती है, कपास मक्का की खेती की जा सकती है। इसमें
ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं? तो ये भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कहाँ पाई जाती है? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में पाई। भूरी, रेतीली, कच्छारी मिट्टी। ठीक है। अगली और आखिरी हमारी है भूरी, रेतीली, भूरी, रेतीली, कच्छारी मिट्टी का जो मिश्रित है, कच्छारी मृदा। ठीक है। कच्छारी मृदा की खासियत क्या है? ये सर्वाधिक उपजाऊ होती है कच्छारी मिट्टी। ठीक है। तो ये कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, गंगानगर। ये कहाँ पाई जाती है? अलवर, भरतपुर, गंगानगर, यहाँ ये पाई जाती, गंगानगर में पाई जाती। ठीक है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, नदियों के साथ बहकर आती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। ठीक है। कपास और गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। कपास व गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी है। कपास एवं गेहूं उत्पादन के लिए अच्छी होती है। अब मिट्टी की उर्वरता के आधार पर भी राजस्थान सरकार ने क्या किया है? 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हो है। ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले आप। देखिए, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर राजस्थान सरकार ने 14 प्रकार की मिट्टियां बताई हैं। ये तो किसके थी? पोषक तत्वों और पीएच मान के आधार पर ये मिट्टियां थी। ठीक है, जो 8 प्रकार की थी। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ाया है ये लेसन अब अपना खत्म हो गया है। ठीक है। लगभग 14 प्रकार की जो राजस्थान सरकार द्वारा बताई गई मिट्टियां हैं वो अपन आने वाली क्लास में लिख लेंगे। सिर्फ नाम ही है उनके। ठीक। तो उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने इस क्लास में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में एक नए अध्याय के साथ, जो पोषक तत्व, और अगला अध्याय होगा हमारा पोषक तत्वों पर। ठीक है। पोषक तत्व जो अपना अगला अध्याय है वो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपन उस अध्याय के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।